अब सनातन को लेकर एसपी नेता इंद्रजीत सरोज ने नया बखेड़ा शुरू कर दिया है और सनातन देवताओं की ताकत पर सवाल खड़े किए। इंद्रजीत सरोज का कहना है कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो विदेशी लुटेरे आते नहीं। अब इस बयान पर ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। देखिए। कौशाम्बी में एसपी नेता इंद्रजीत सरोज के विवादित बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एसपी नेता इंद्रजीत सरोज का कहना है कि मंदिरों में ताकत होती तो देश में लुटेरे नहीं आते। महमूद गजनबी और गौरी जैसे लुटेरे देश को लूट नहीं ले जाते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनबी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी ना आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। सनातन पर विवादित बयान को लेकर इंद्रजीत सरोज कोई पहले नेता नहीं है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कई नेता कांवड़ यात्रा, महाकुंभ समेत मंदिरों पर सवाल उठा चुके हैं। इंद्रजीत सरोज ने रामचरितमानस हो या फिर गीता, सब पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरितमानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वहीं सियासत में हिंदू देवी देवताओं पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब समाजवादी पार्टी नेता इंद्रजीत सरोज के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एसपी नेता इंद्रजीत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि सपा रणनीति के साथ भगवान राम का अपमान कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सनातनियों को अपमानित करना एक एजेंडा है, ये सपा को भारी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके अभियान पूर्वक रणनीति के साथ कैसे प्रभु राम का अपमान करे, कैसे रामचरितमानस का अपमान करे, गोस्वामी तुलसीदास का अपमान करे, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाए, इसके पीछे उनका एक एजेंडा है। ये कोई उनके लिए, भीमराव अंबेडकर जी के लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं उमड़ रहा है, दलितों को लेकर के कोई सम्मान नहीं उमड़ रहा है। सनातनियों को अपमानित करना उनका एक हिडन एजेंडा है कि कैसे इसके आधार पर मजहबी वोटों का गोलबंदी कर सके, मजहबी तुष्टीकरण कर सके। लेकिन यह समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। फिक्की के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भर्ती पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रिया में चाचा भतीजे में कंपटीशन होता था कि कौन कितनी वसूली करेगा। लखनऊ में फिक्की के कार्यक्रम में सीएम योगी ने पिछली सरकार पर खासकर अखिलेश यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हुए निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रिया में चाचा भतीजे में प्रतिस्पर्धा होती थी, कौन कितना वसूली करेगा। भर्ती की प्रक्रिया किसी भी विभाग में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति पैसा दे करके भर्ती हो रहा होगा तो वहां जाकर के वो भजन थोड़े गाएगा। और यही होता था, यहां पे यही होता था, बोली लगती थी, चाचा भतीजे में प्रतिस्पर्धा होती थी कौन कितना वसूली कर ले। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज पारदर्शी तरीके से सारे कार्य चल रहे हैं। सीएम योगी ने जहां अखिलेश यादव के कार्यकाल पर सवाल उठाए, वहीं अपनी सरकार की योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस समय हमने 60,000 भर्ती एक साथ की है पुलिस कार्मिकों की, 60,200। और इस 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ हम करने जा रहे हैं। 3,000 से बढ़ा करके 60,000 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग हो, आज ये क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश आज इसको करने जा रहा है। सरकार ने हाल ही में 60,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की एक साथ भर्ती की है और उनका ट्रेनिंग भी एक साथ होगा।
सीएम योगी ने साफ किया कि सरकार की मंशा पूरी तरह पारदर्शी है। अब पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा है। इमरान मसूद ने वक्फ कानून को लेकर 1 घंटे का अल्टीमेटम वाली धमकी दी है। इमरान मसूद ने कहा है कि हम आ गए तो घंटे भर में इलाज कर देंगे। अब इस पर सियासी बवाल छिड़ गया है और बयान को लेकर संग्राम देखा जा रहा है। वक्फ कानून पर विपक्ष का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने धमकी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम आ गए तो घंटे भर में इलाज कर देंगे। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। हालांकि इस धमकी के बाद इमरान मसूद ने न्यूज़ 18 पर अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है तो हमें विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। 2013 के अंदर जब ये कानून बना, ये कानून सर्वसम्मति से बना। इस कानून के समर्थन में आडवाणी जी ने बोला, इस कानून के समर्थन के अंदर सुषमा स्वराज जी ने बोला, इस कानून के समर्थन में सारी भारतीय जनता पार्टी ने बोला। आज उस कानून में कौन सी कमी आ गई कि आपने उसे पलट दिया? नहीं तो हाँ 100% उसके अंदर उसके अंदर अरे तो संसद हमारा गला घोट देगी क्या भाई? संसद हमारा गला घोट दीजिएगा। उसके अंदर संरक्षण था। अरे उसमें संरक्षण था, उसमें संरक्षण। अरे अभी तो बोला है। अरे मेरी एक बात का जवाब ना आप दे सकते हो, ना मेरी एक बात का जवाब सरकार के पास है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप इधर उधर की बात कर रहे। मैंने सारी चीजें आपको तथ्यात्मक बताई, आप कह रहे हो कि अब भी। अरे मैं तो तथ्यात्मक बोल रहा हूं। आप एक बात बताइए, मैं तो तथ्यात्मक। अरे कौन? इन तनख्वाहियों की क्या बात कर रही हो आप? अरे ये तनख्वाहियां हैं। अरे इन तनख्वाहियों की क्या बात कर रही हो आप? इन तनख्वाहियों के लिए, अरे इन तनख्वाहियों की बात नहीं सुनते हम, ना इन तनख्वाहियों के ऊपर बात करना चाहते। हम पढ़ लिख करके, हाँ हम पढ़ लिख जो आकर के बैठ करके डिबेट के अंदर इसका समर्थन करने की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं अपने समाज के। अरे हमारे समाज के लोग, हमारे समाज में भी तनख्वाहियां हैं। वो नहीं, वो सब पूरी तरह से धोखा कर रहा है समाज के साथ। इमरान मसूद ने वक्फ के विरोध में धमकी वाला बयान हैदराबाद में दिया था, जिसके बाद इस बयान पर घमासान तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इमरान मसूद के बयान पर हमला बोला। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। वक्फ के विषय पे बहुत बड़े देश में एक वर्ग के साथ साथ बहुत सारे न्यायविद, बहुत सारे सामाजिक लोगों का ये मानना है कि एक तरफा कार्रवाई केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए और वक्फ की संपत्तियों को सरकारी भाजपा सरकार के लोग अपने मित्रों को देने के लिए कर रहे हैं। तो इस बिल पे सब लोगों की इसके खिलाफ हैं और अगर कोई मौका मिलेगा तो न्याय करना चाहेंगे। लेकिन ये 1 घंटे 2 घंटे वाली भाषा, पता नहीं हैदराबाद के साथ क्या परेशानी है, इस बात से तो हम नहीं सहमत हैं। लेकिन जो संवैधानिक रास्ता है, उस संवैधानिक रास्ते पे चल के जो न्याय संगत बात है वो निश्चित होनी चाहिए। बोलने वालों से कहिए कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। और मुझे लगता है कि न जाने ये क्या क्या धारा 370 के बारे में बोलते थे, और जब धारा 370 भी हटी तो कहीं भी कंकड़ की आवाज आई नहीं। तो अब जब दोनों सदनों से पास हो गया है, बिल आने से पहले तरह तरह की धमकियां देते थे। लेकिन ये धमकी या किसी इस तरह की बयानबाजी से ये देश नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा। और कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सालों पहले हम आपसी स्वार्थ में उलझ गए, जिससे भेद पैदा होने लग गए। इसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि भारत हिंदुओं का है और हिंदुओं को ही एक बार फिर शुरुआत करनी पड़ेगी।
कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विदेशी आक्रांताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि 2000 साल में हम अपने स्वार्थ में उलझ गए, फूट पड़ गई, हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए, जिसका फायदा आक्रांताओं ने उठाया। पिछले 2000 वर्षों से जो आत्मविस्मृति आई, उसके कारण हम आपसी स्वार्थों में उलझ गए, भेद पैदा हुए, अधिकाधिक भेदों की खाइयां चौड़ी होती चली गई और हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने लिया। यही नहीं, इस दौरान मोहन भागवत ने एक बार फिर से एक होने की बात कही और कहा कि भारत हिंदू समुदाय का घर है और इसीलिए हिंदू जिम्मेदार है। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, उनसे देश के बारे में पूछा जाएगा, उन्हें जवाब देना चाहिए। परंपरा से हिंदू समाज का घर है और इसलिए हिंदू समाज उसके लिए उत्तरदायी है। जो अपने आप को हिंदू कहता है, उनको इस देश के भले बुरे के बारे में पूछा जाएगा, जवाबदेही उनकी बनती। उस हिंदू समाज को तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष उनकी मातृभूमि है, उस भारत माता की भक्ति वो करते हैं। दरअसल हाल ही में औरंगजेब के मुद्दे पर देश की सियासत हाई हो गई थी। ऐसे में अब एक बार फिर मोहन भागवत का बयान चर्चा में है। आपको बता दें कि कांग्रेस में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक आरएसएस कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने भवन निर्माण में लगे कारीगरों और मजदूरों को भी सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से अब अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली फ्लाइट को रवाना किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अग्रसेन एयरपोर्ट से वाल्मीकि एयरपोर्ट जुड़ गया है। हिसार में ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। रामलला के भक्तों के लिए आज पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा वासियों को अब रामलला के दर्शन करने के लिए फ्लाइट मिल सकेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। पीएम ने हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को रवाना किया। इसके साथ ही इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला रखी। इसे शंख के आकार में बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम की नगरी से हरियाणा आज जुड़ गया। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे तक उड़ान भरी जा रही है। हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। हिसार से अयोध्या जाने या आने का टाइम 14 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगा। साथ ही टैक्सी के 10,000 के किराए के मुकाबले लोग करीब 3400 रुपये में अयोध्या पहुंचेंगे। हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट का समय सुबह 10:40 का है। हालांकि आज ये फ्लाइट आधे घंटे पहले सुबह 10:10 बजे रवाना हुई। अयोध्या से सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत होने से लोगों में खुशी है। फ्लाइट के अंदर की तस्वीर सामने आई है, जिसमें लोगों की खुशी साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हिसार में ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार भी किया। वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस किसी की सगी नहीं है, सिर्फ सत्ता की सगी है। वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया, ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी कांग्रेस पार्टी
अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे। अंबेडकर जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और बाबा साहेब के नाम पर जीरो पॉवर्टी योजना रखने का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ मेरठ में अंबेडकर पर एक पोस्टर ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, देखिए। बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर आम्बेडकर का सम्मान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाबा साहेब के नाम पर जीरो पॉवर्टी योजना चलाने का ऐलान किया। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जीते जी लोगों ने अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने पे इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। मेरठ में बाबा साहब के सम्मान में बीजेपी ने भीमराव के साथ रामजी जोड़कर पोस्टर बैनर लगा दिया। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि राम के नाम पर पूरा देश एकजुट रहेगा। कि पूरे मेरठ में इसी तरह के फ्लेक्स लगाए हुए हैं और यदि आप देखें भी तो यदि इंग्लिश में उन्होंने संविधान पर साइन किए हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से, लेकिन हिंदी में जो उनका लिखित संविधान है उसमें जो उनके सिग्नेचर है वो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से ही सिग्नेचर है। इधर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी भी अम्बेडकर के नाम पर अपना अभियान चला रही है। सियासी जानकार इसे दलित वोट बैंक की राजनीति बता रहे हैं। लगता है अम्बेडकर की ताजा जो सियासत शुरू हुई है, इससे समाज के दलित वर्ग को बहुत चेतना मिलेगी और वो आर्थिक गतिविधियों में, रोजगार के क्षेत्र में, एजुकेशन में बहुत सक्रिय होकर अपनी भूमिका निभाएगा। यूपी में दलित वोट बैंक की बात करें तो 21% दलित वोट है। बसपा से पिछले लोकसभा चुनाव में दलित वोट 10% से ज्यादा खिसक गया था। माना जा रहा है कि सभी दल अब इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं। भीमराव अंबेडकर को लेकर सभी राजनीतिक दल उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और अभियान चलाने में जुटे हुए हैं। दरअसल वजह भी साफ है, विधानसभा का चुनाव 2027 में है। उससे पहले दलित वोट बैंक की खींचातान है। बसपा सुप्रीमो मायावती से जहां दलित वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आया पिछले लगातार चुनावों में, अब उस वोट बैंक पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें हैं। इस तरीके से सभी राजनीतिक दल अंबेडकर जयंती को लेकर तमाम तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अंबेडकर जयंती के दिन भी सियासत जारी रही। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर प्रहार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी पार्टी करार दिया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब के स्वप्नों को कुचलने का काम किया। कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी की सरकार से बाबा साहब को इस्तीफा तक देना पड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बने हुए मेडिकल कॉलेज कन्नौज का नाम बदल दिया गया। अनेक अपमानजनक ऐसी घटनाएं की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के पंच तीर्थों का निर्माण करते हुए। भीमराव अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती है। मैं बाबा साहब के स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब ने इस देश को संविधान देकर के वास्तव में जो वंचित वर्ग है उसको
जीवन जीने लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का संवैधानिक व्यवस्था दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक जन जन को उनके जीने लायक सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे प्रदेश में बाबा साहेब को नमन किया गया। सरकार ने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। और कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा साहेब को नमन किया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठनों और लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करी है। नोएडा, इटावा, सिद्धार्थनगर और गाजियाबाद की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।